इस कहानी को समझने के लिए पिछले के सभी भागों को जरूर सुनें। अनिरुद्ध की गाड़ी रात को नैनी लेक जाकर रुकी। उसने गाड़ी एक जगह पार्क की और अंदर चला गया। लेक के चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। अनिरुद्ध ने एक नज़र लेक के पास बनी रेलिंग पर डाली और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। सौरभ लेक की तरफ मुड़कर वहीं खड़ा हुआ था और अपनी सोच में खोया हुआ था। उसका ध्यान तब टूटा जब एक हाथ उसके कंधे पर आया। सौरभ ने मुड़कर देखा तो वो अनिरुद्ध था। अनिरुद्ध, तू यहाँ क्या कर रहा है? सौरभ ने हैरानी से पूछा। पहले तो मुझे ये बता कि इतनी रात को तू यहाँ क्या कर रहा है? घर पर क्यों नहीं आया? बस आ ही रहा था, सौरभ ने हल्की आवाज़ में कहा। अनिरुद्ध को उसकी लाल आंखें बता रही थी कि सौरभ रोया हुआ था, पर अनिरुद्ध को यह बात टालना ही बेहतर लगा। चल सौरभ, घर चल अब। तुझे पता है संजू को कब से तेरी फिक्र हो रही है, इसलिए उसने मुझे भेज दिया तुम्हें लेने। ठीक है चलो, सौरभ ने कहा और दोनों वापस घर आने के लिए निकल गए। गाड़ी में सौरभ कुछ बोल नहीं रहा था। अनिरुद्ध कब से उसे नोटिस कर रहा था। देख सौरभ, तुझे किसी की भी बात को सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसा है वैसा ही बेस्ट है। सब कहने की बात है भाई, मैं वैसा ही हूँ जैसा तुम लोग मुझे कहते हो, लॉलीपॉप और हाँ कार्टून। सौरभ की फीकी हंसी के साथ बोला। नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो सिर्फ मजाक की बातें थी। असल में तू बहुत ही ज़्यादा कूल है, सबसे अलग, सबसे बेस्ट। अनिरुद्ध मुस्कुराता हुआ बोला। पर सबको ऐसा नहीं लगता। मैं जानता हूँ सौरभ की तू मीरा की बातों की वजह से ये सब बोल रहा है, पर मीरा को अभी तेरे प्यार की समझ नहीं है, ना ही वो तेरे प्यार के बारे में इतना जानती है जितना हम जानते हैं। वो भी ना समझी में यह सब कह रही है। जब उसे तुम्हारे सच्चे प्यार का एहसास होगा, वो सामने से आकर तुमसे माफ़ी मांगेगी, देख लेना। अनिरुद्ध की बात सुनकर सौरभ सिर्फ मुस्कुराया और आगे कुछ बोला नहीं। तभी घर आ गया। इस तरफ करण के रूम में राघव जी खड़े हुए थे। करण, ये क्या था? तुम ऐसे चलकर क्यों आ गए? किंजल तुम्हारी दोस्त है, वो तुम उसके लिए इतना भी नहीं कर सकते। राघव जी ने करण को समझाते हुए कहा। हाँ तो पापा, मैं जा तो रहा हूँ उसके साथ, पर तुम्हें देखकर तो नहीं लगता है कि तुमने ज़बरदस्ती से जाने के लिए कहा है। नहीं पापा, ऐसा नहीं है। तो फिर कैसा है? यार मैं आपको कैसे समझाऊं? किंजल बहुत अच्छी है, उसने मेरी हर बार मदद की है, पर उसके साथ बेंगलोर जाना और स्टे करना, अभी मैं मोनाली के उस धोखे से बाहर नहीं आया और मुझे डर है कि कहीं मैं अपनी इस परेशानी की वजह से किंजल को कहीं हर्ट ना कर दूं। शायद ऐसा भी हो सकता है कि किंजल के साथ जाकर तुम मोनाली का धोखा भी भूल जाओ। क्या बोल रहे हो पापा? नहीं, रहने दो, तुम्हें जो करना है वो करो, बोलकर राघव जी चले गए और करण सोच में पड़ गया। क्या मैं ये ठीक कर रहा हूँ? बेचारी किंजल की क्या गलती है उसमें? मैं उसके साथ क्यों ऐसा बर्ताव कर रहा हूँ? उसके लिए यह बहुत बड़ा मौका है और मुझे पूरे मन से उसके साथ रहना चाहिए। सोचते हुए करण सो गया। सौरभ के जैसा ही कुछ हाल मोहित का था। वो देर रात तक ऑफिस में ही बैठा था। मोहित के ना आने पर रागिनी जी और राजेश जी भी परेशान हो चुके थे। मोहित का फ़ोन भी बंद आ रहा था तो राजेश जी ने अनिरुद्ध को फ़ोन लगाया। हाँ पापा बोलिए। अनिरुद्ध ने फ़ोन उठाते हुए कहा। बेटा मोहित अब तक घर नहीं आया है क्या? वो आपके यहाँ है? नहीं पापा, यहाँ तो नहीं आए मोहित, पता नहीं कहाँ चला गया, अब तक घर नहीं आया और ऊपर से फ़ोन भी बंद आ रहा है। राजेश जी ने फिक्र भरी आवाज़ में कहा। आप फिक्र मत करिए पापा, मैं अभी पता लगाता हूँ। बोलते हुए अनिरुद्ध ने तुरंत अपनी कंपनी के वॉचमैन को फ़ोन लगाया। सुनील, कंपनी में अंदर कोई है? जी सर, मोहित सर हैं, अभी काम कर रहे हैं। मैंने कहा उनको कि घर चले जाएं, पर वे मान ही नहीं रहे और परेशान भी बहुत लग रहे हैं। ठीक है, इतना कहकर अनिरुद्ध ने फ़ोन काट दिया। कुछ तो अजीब, आज मोहित और अंजलि के बीच कुछ तो ऐसी बात हुई है जिसकी वजह से मोहित परेशान है। अब ये गुत्थी तो मुझे सुलझानी ही होगी। संजू को इस हालत में मैं और परेशान भी नहीं कर सकता। अब जो करना होगा वो मुझे अकेले ही करना होगा। अनिरुद्ध सोच ही रहा था कि संजना वहाँ आ गई। किस बात से परेशान थे? किस से बात कर रहे थे?
मैं अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था, अनिरुद्ध ने मस्ती करते हुए कहा। अच्छा, तो कौन है तुम्हारी गर्लफ्रेंड? टॉप सीक्रेट है, अनिरुद्ध ने आंख मारते हुए कहा। मैं तुम्हें मार दूंगी समझे, संजू ने झूठा गुस्सा दिखाते हुए कहा। आपकी आदत ने हमें पहले से ही मार डाला और अब कितना मारेंगी आप? अनिरुद्ध, इतने मक्खन भी मत लगाओ, संजना ने हंसते हुए कहा। हाँ, आप थोड़ी देर मजाक भी नहीं करने देती। अब मजाक की उम्र नहीं है, अब तुम पापा बनने वाले हो। वाट यू मीन उम्र नहीं है? हाँ, मैं अब भी बहुत यंग हूँ और आगे जाते ऐसे ही यंग और हैंडसम ही दिखने वाला हूँ। अनिरुद्ध ने अपने बालों पर हाथ फेरते हुए कहा। पर संजू, तुम ना एकदम मोटी सी हो जाओगी। गोलू मोलू, हाँ तो तुम कहना चाहते हो कि मैं मोटी हो जाऊंगी? रुको तुम, अभी बताती हूँ, बोलकर संजना ने पिलो लेकर जोर से अनिरुद्ध पर मारा। दिस इज़ नॉट फेयर संजू, इस हालत में तो तुम पर पिलो भी नहीं फेंक सकता। तुम एक निहत्थे लाचार आदमी पर वार कर रही हो। अच्छा, आई डोंट केयर, ये लो। संजना और जोर से पिलो फेंकने लगी। अगला दिन कुछ खास नहीं था, सब अपने काम में व्यस्त थे। रात को किंजल ने बेंगलोर जाने के लिए अपना सारा सामान पैक कर लिया था। उसने करण के घर से आने के बाद एक बार भी करण को फ़ोन नहीं किया था। सुबह 7 बजे की फ़्लाइट से किंजल बेंगलोर जाने वाली थी। उसने एक कैब मंगवाई। वो चाहती थी कि करण उसके साथ आए, पर करण के बर्ताव से उसे लगा था कि करण उसके साथ नहीं आना चाहता, इसलिए वो करण को बिना बताए ही कैब से एयरपोर्ट जाने के लिए निकल गई। करण अपने सामान के साथ तैयार था। वो कब से किंजल के फ़ोन की राह देख रहा था, पर किंजल का कोई फ़ोन या मैसेज नहीं आया था। ये लड़की क्या कर रही है? थोड़ी देर में हमें बेंगलोर की फ़्लाइट पकड़नी है और अब तक कोई फ़ोन और मैसेज भी नहीं किया। करण गुस्से में सोफे पर बैठा बोल रहा था। तो बेटा तू उसको फ़ोन कर ले, प्रीता ने करण के पास आकर कहा। मॉम, आपको लगता है कि मैंने फ़ोन नहीं किया? नहीं मॉम, मैंने कितनी बार फ़ोन किया उसे, पर वो फ़ोन ही नहीं उठा रही है। तो एक बार उसके घर जाकर देख लेना। यार, ये मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया, बोलकर करण तुरंत खड़ा हुआ और सामान लेकर भागता हुआ किंजल के घर चला गया। करण किंजल के घर आकर बैल बजाने लगा। हाँ हाँ, आ रही हूँ, थोड़ी देर रुको तो सही, रीमा जी ने दरवाजे के पास आते हुए कहा और दरवाज़ा खोला। अरे बेटा करण, तुम यहाँ? आंटी, किंजल कहाँ है? वो तो चली गई पर कहाँ? बेंगलोर, उसकी 7 बजे की फ़्लाइट थी ना। वाट, मुझे कहे बिना चली गई, कहते हुए करण जाने लगा। क्या हुआ ये तो बताते ही जाओ। आंटी, बाद में बताता हूँ, बोलते हुए करण गाड़ी में बैठा और तेज़ी से अपनी गाड़ी दौड़ा दी। बार बार वो घड़ी में टाइम देख रहा था। 6:30 बज गए थे। करण कुछ ही देर में एयरपोर्ट पहुंच गया। प्लेन लैंड हो चुका था और किंजल अपनी सीट पर बैठ चुकी थी। करण ने बोर्डिंग पर जाकर किंजल के पास वाली सीट देने के लिए कहा। किंजल अपनी विंडो सीट पर आंख बंद करके बैठी हुई थी। करण किंजल के पास आकर बैठ गया। मैं वहाँ इतना परेशान हो रहा था और मैडम यहाँ पर सो रही है। कौन बकबक कर रहा है? सोने तो ना, किंजल ने अंगड़ाई लेते हुए कहा। वाह, अब मेरी बात इसको बकबक लग रही है। सी किंजल ने अनजाने में अपनी उंगली करण के मुंह पर रख दी थी। करण किंजल की हरकत से खामोश हो गया। किंजल की उड़ती हुई एक लट करण के चेहरे पर आ रही थी। किंजल नींद में बहुत ही प्यारी लग रही थी। करण बस खामोश सा उसके चेहरे को देख रहा था। तभी किंजल ने धीरे से अपनी आंखें खोली और सामने करण को देखकर वो डर गई और अपनी उंगली करण के होंठ पर से हटा दी। क्या हुआ? कोई भूत देख लिया क्या? करण ने गुस्से में उसे घूरते हुए कहा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पहले तुम ये बताओ कि तुम मुझे बिना बताए अकेली क्यों आ गई? हम तो साथ जाने वाले थे ना। वो किंजल करण के गुस्से को देखकर घबरा गई थी। वो क्या? मुझे लगा कि तुम मेरे साथ चलना नहीं चाहते थे, इसलिए मैंने तुम्हें ऐसा कहा था। नहीं, पर तो फिर? हाँ, उस वक्त मेरा मूड ख़राब हो चुका था, पर उसकी वजह तुम नहीं थी। सॉरी, किंजल ने कान पकड़ते हुए कहा। करण ने नाराज़गी के साथ मुंह फेर लिया। प्लीज़ करण, सॉरी, किंजल ने करण का मुंह अपनी तरफ करते हुए कहा। यार, तुम भी अजीब हो, मेरी इतनी हेल्प की और अब मेरी बारी आई तो खुद ही मुझे छोड़कर ऐसे जा रही हो। सिली गर्ल, अब सॉरी कहा ना, अब कितना बोलोगे? और मेरी कोई गलती नहीं थी। तुमने उस वक्त गुब्बारे जैसा मुंह फुलाया था तो तुम्हें देखकर कोई भी यही समझता। गुब्बारे जैसा? सीरियसली? हाँ, नहीं तो क्या? वट एवर, फॉरगेट इट। यह सुनकर किंजल मुस्कुराई। थैंक यू भगवान, करण को आपने मेरे साथ भेज दिया। किंजल ने आंख बंद करते हुए मुस्कुराई।
किंजल और करण का प्लेन बेंगलोर लैंड हो चुका था। दोनों ने कुछ घंटे के लिए एक होटल में स्टे किया और फिर संजना की ऐप की परमिशन के लिए चले गए। इस तरफ अनिरुद्ध और संजना पूरी फैमिली के साथ नाश्ता कर रहे थे। तभी जतिन खन्ना वहाँ पर आ गए। अरे जतिन, आओ ना, हमारे साथ नाश्ता करने बैठो, अखिल जी ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं नहीं अखिल, मैं बस यहाँ आप सबको इनविटेशन देने आया हूँ। यह सुनकर अनिरुद्ध, संजना और सभी जतिन को हैरानी से के साथ देखने लगे। इनविटेशन पर किसका? अखिल जी ने ना समझी के भाव से कहा। मेरी बेटी अंजलि की एंगेजमेंट का। या सुनते ही संजना के हाथ से चम्मच गिर गई। उसकी आवाज़ से सब लोग संजना की ओर देखने लगे। क्या हुआ बेटा संजना? अनुराधा जी ने चिंतित स्वर में कहा। नहीं कुछ नहीं। संजना के दिमाग में सवालों का तूफान खड़ा हो चुका था, पर वो चाहते हुए भी सबके सामने कुछ नहीं बोल सकती थी। अनिरुद्ध भी अखिल जी की बातों को सुनकर शौक था। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है, पर ये तो बताओ कि वो सुपर लकी लड़का है कौन? अखिल जी की बात सुनकर जतिन खन्ना मुस्कुराने लगे। अथर्व मैथ्यूज। यह नाम सुनकर संजना और अनिरुद्ध अंदर तक हिल गए थे, पर उससे भी ज़्यादा कोई चौंका था तो वो थी वैशाली। अथर्व मैथ्यूज, जिसके साथ काम करने के लिए वैशाली ने सारी हदें पार कर दी थी, वही अथर्व का नाम सुनकर वैशाली का निवाला मुंह में अटक गया था। क्यों, शौक लगा ना? हाँ भाई, शौक तो लगेगा ही। अथर्व मैथ्यूज पर कैसे, पर उससे तुम्हारी पहचान कैसे हुई? अखिल जी के शब्द भी लड़खड़ा गए थे अथर्व का नाम सुनकर। हाँ, वो अथर्व की मॉम सोनाली मैथ्यूज मेरी बचपन की दोस्त है। हम साथ में ही पले बड़े हैं और हमने तो पहले से ही इन दोनों का रिश्ता पक्का कर दिया था, पर सोचा कि दोनों कुछ बन जाएं, फिर ही हम इनके रिश्ते के बारे में आगे सोचेंगे। ओह ऐसा है। तू तो बड़ा छुपा रुस्तम है, हमें जरा से भी भनक नहीं लगने दी। अब तो बता रहा हूँ ना। आप सब लोग 7 दिन के बाद सरोवर पोर्टिका होटल पहुँच जाना। और हाँ, मुझे आप सब लोग वहाँ चाहिए। ओके ठीक है, हम जा जाएंगे। जतिन खन्ना ने खुशी के साथ वहाँ से विदाई ली। अनिरुद्ध को अब धीरे धीरे सब समझ आने लगा कि क्यों अंजलि से मिलने के बाद मोहित इतना परेशान था। संजना अपने कमरे में टेंशन के साथ इधर उधर चली जा रही थी। संजू प्लीज़ इतना टेंशन मत लो। संजना, कैसे ना लूँ अनिरुद्ध, उस लड़के ने भाई को धोखा दिया है। वो अथर्व को इसलिए हॉस्पिटल में साथ लाई थी और उसमें तब अथर्व को भी रोक लिया था ताकि उसकी सच्चाई हमारे सामने ना आए। अनिरुद्ध, नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता संजू, कुछ तो और बात है जो अंजलि हमसे छुपा रही है। मैंने देखा है उसे, वो मोहित को बहुत चाहती है। संजना, मुझे इस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा है अनिरुद्ध, पर मुझे आ रहा है। अंकल ने कहा था कि उन्होंने अथर्व और अंजलि का रिश्ता पहले से ही तय कर दिया था। शायद ऐसा हो कि अंजलि मजबूरी में यह रिश्ता अपना रही और शायद पहले वो इस बारे में जानती भी ना हो। संजना, ऐसे कैसे हो सकता है अनिरुद्ध? अंजलि का रिश्ता पक्का और उसे ही ना पता हो। अनिरुद्ध, नहीं नहीं संजू, मुझे पक्का ऐसा लगता है कि अंजलि अपनी मर्जी से ये सगाई नहीं कर रही है। संजना, तो अब हम कैसे पता लगाएंगे? अनिरुद्ध, मेरे पास एक आइडिया है। अनिरुद्ध ने अपना प्लान संजना को समझाया और यह सुनकर संजू के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अनिरुद्ध, ऐसे मुस्कुराती रहो मेरी जान, तुम्हारी एक मुस्कुराहट से हर मुश्किल आसान लगती है। संजना बिना कुछ कहे अनिरुद्ध के सीने से लग गई। अब तो हमारा छोटू भी हमारे साथ है, क्यों छोटू? संजना ने अपने पेट पर हाथ रखते हुए कहा। हाँ बिल्कुल मम्मा, अनिरुद्ध ने धीरे से संजना के कान में बोला और यह सुनते ही संजना हंसने लगी। आज मीरा कब से फ़ोन खोल कर बैठी थी। वो फ़ोन निकालती, उसमें कुछ चेक करती और उदास होकर फिर से फ़ोन रख देती। 2 दिन से सौरभ का एक भी मैसेज मीरा को नहीं आया था। मीरा को अब बहुत गिल्टी फील हो रहा था। आज शाम को हेली के यहाँ पार्टी है और पार्टी में वो राज भी आएगा। अब मैं क्या करूँ? पार्टी में नहीं जाऊँगी तो हेली गुस्सा करेगी और जाऊँगी तो वो राज ना जाने क्या करेगा। वो तो मेरे पीछे ही पड़ गया है। काश सौरभ मेरे साथ पार्टी में आता। मीरा उदास होते हुए बोली। सौरभ को कितना बुरा लगा होगा। मैंने उसके बारे में क्या कुछ नहीं कहा। अब तो वो मुझसे बात भी नहीं कर रहा है। मीरा की आंखें नम हो गई थी। मीरा पार्टी के लिए रेडी होने लगी। पार्टी की थीम के मुताबिक मीरा ने पिंक शॉर्ट ड्रेस पहनी थी। मीरा पार्टी में जाने के लिए निकल गई। मीरा
पार्टी मीरा के पहुंचने तक शुरू हो चुकी थी। हाय हैली, विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे डार्लिंग। मीरा ने हैली को हक करते हुए कहा, थैंक यू स्वीटहार्ट। यार संजू नहीं आई क्या? नहीं यार, उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। ओह कोई बात नहीं। हैली से मिलने के बाद मीरा अपने दोस्तों के साथ पार्टी एंजॉय करने लगी। सबके साथ डांस करते हुए मीरा की नज़रें चारों ओर राज को ढूंढ रही थी। एक डर था जो उसे कब से सताए जा रहा था, और मीरा का डर बेवजह नहीं था। राज शराब के काउंटर पर बैठा कब से मीरा को ऊपर से नीचे तक घूर रहा था। एक शैतानी मुस्कुराहट राज के चेहरे पर छा गई थी। मीरा की नज़र अचानक राज पर जा टिकी, और राज को अपनी ओर इस तरह से देखने के बाद मीरा अंदर तक सहम गई थी। दरअसल राज मीरा और संजना के साथ ही कॉलेज में पढ़ता था, और तब से राज की बुरी नज़र मीरा पर थी। 2 बार वो मीरा और संजना दोनों के हाथों से थप्पड़ खा चुका था। पर ऐसे लड़के जिसे औरत की इज्जत करनी नहीं आती, वो थप्पड़ से कैसे सुधर सकते हैं। मीरा अपने दोस्त के पीछे छुपकर खड़ी हो गई। रीना, क्या हुआ मीरा? मीरा, यार वो राज कब से मुझे घूर रहा है। रीना, ओ सिट, पर तू टेंशन मत ले, यहाँ हम सब तेरे साथ हैं। रीना के तसल्ली से मीरा की कुछ टेंशन कम हो चुकी थी। इस तरफ सौरभ अपने दोस्त मयूर के साथ कहीं जा रहा था। सौरभ, यार मयूर हम कहाँ जा रहे हैं ये तो बता। मयूर, वो जीत की पेन ड्राइव मेरे पास रह गई थी, और उसमें जीत की बहुत इम्पोर्टेंट फाइल है। इसमें मुझे इसी वक्त उसे लौटाने जाना है। सौरभ, पर उसका घर तो इसी तरफ नहीं है, इस तरफ नहीं है। मयूर, हाँ वो अपनी एक फ्रेंड की पार्टी में BW क्लब में है, तो उसने मुझे वहीं आने के लिए कहा है। सौरभ, ठीक है पर जल्दी करना, और हाँ मैं अंदर नहीं आऊँगा, समझे। मयूर, ठीक है तू बाहर वेट करना मेरा। सौरभ, ओके। 11 बज गए थे और पार्टी अब भी ख़त्म नहीं हुई थी। मीरा, हैली मैं अब चलती हूँ, मुझे लेट हो जाएगा। हैली, यार रुक ना, अभी तो 11 ही बजे हैं। मीरा, नहीं मम्मा पापा ने 11:30 तक ही परमिशन दी थी, मैं चलती हूँ। हैली, ठीक है अपना ध्यान रखना, पर सुन तुम गाड़ी लेकर आई हो क्या? मीरा, नहीं कैब बुक करके आई थी। हैली, मैं किसी को कह देती हूँ तुम्हें घर छोड़ दे। मीरा, नहीं नहीं मैंने ऑलरेडी रिटर्न कैब बुक कर दी थी। हैली, ठीक है बाय। मीरा ने एक नज़र राज की तरफ देखा। राज अपने फ्रेंड्स के साथ बातें कर रहा था। यही मौका देखकर मीरा वहाँ से बाहर निकल गई। बाहर जाकर देखा तो कैब अभी तक पहुँची नहीं थी। तभी किसी ने पीछे से मीरा का हाथ पकड़कर उसे खींच लिया और उसका मुंह बंद कर दिया। वो राज था जो मीरा को ज़बरदस्ती अपने साथ क्लब के पीछे ले जा रहा था। मीरा ने छूटने की कोशिश करते हुए वहाँ पर पड़ा एक गमला नीचे गिरा दिया, जिसकी आवाज़ जोर से आई थी। सौरभ को यह आवाज़ सुनाई दी। सौरभ बाहर से उस आवाज़ की तरफ आने लगा। राज ने जोर से मीरा को दीवार से टिका कर खड़ा कर दिया। मुझसे छुपकर कहाँ जा रही थी? हाँ मीरा, राज ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरा हाथ छोड़ो राज, वरना अच्छा नहीं होगा। ओह क्या कर लोगी तुम? राज, ये क्या बदतमीजी है? मुझे जाने दो, बदतमीजी मैं कर रहा हूँ या तुम मेरे हर नंबर को ब्लॉक कर देती हो? मुझसे मिलने के लिए तैयार नहीं हो तो मैं क्या करूँ? हाँ पर मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। एक बार मैं समझ नहीं आता तुम्हें, तुम्हारी ये गंदी हरकतें मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होती। जस्ट सेट अप। अब कहाँ जाओगी तुम? मेरी ये हरकत अब तो तुम्हें बर्दाश्त करनी ही होगी। बोलकर उसने मीरा को जोर से अपने पास खींचा और उसका मुंह बंद कर दिया। वो धीरे से मीरा के ड्रेस के पीछे वाली डोरी को खोलने लगा। मीरा बहुत कोशिश कर रही थी पर वो उससे खुद को छुड़ा नहीं पा रही थी। तभी जोर से एक मुक्का राज के ऊपर आया और राज जमीन पर गिर गया। मीरा ने रोते हुए इंसान की ओर देखा। सौरभ, इतना बोलते हुए मीरा जोर से सौरभ के गले लग गई। सौरभ मीरा के माथे पर हाथ फेरने लगा। सी, अब मैं आ गया हूँ ना। सौरभ ने मीरा की पीठ की ओर देखा। उसकी खुली डोरी देखकर सौरभ ने अपना जैकेट मीरा को पहना दिया और फिर गुस्से से राज की तरफ देखने लगा। उसने राज के कॉलर पकड़कर खड़ा किया और उसे ज़ोर ज़ोर से मारने लगा। लड़की के साथ बदतमीजी करता है? हाँ, एक लड़की की इज्जत करना नहीं आता है, पर तुम फिक्र मत करो, मैं ये मुक्के तुम्हारी सारी इज्जत करना सिखा देंगे। सौरभ बोलते हुए राज को मारे जा रहा था। राज के मुंह से खून निकल आया था, पर फिर भी सौरभ उसे छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। बोल, अब दोबारा ऐसा कुछ करेगा?
नहीं, नहीं करूँगा, राज ने हाथ जोड़ते हुए कहा। मीरा को परेशान करेगा? नहीं नहीं, कभी नहीं करूँगा। माफ़ी मांग मीरा से, सौरभ ने राज को मीरा के पास घसीट कर लाते हुए कहा। आई एम सॉरी मीरा। तभी सौरभ ने जोर से एक और थप्पड़ मारा और राज फिर से जमीन पर गिर गया और राज उठकर भागकर वहाँ से चला गया। सौरभ अभी भी बहुत गुस्से में था। मीरा ने स्वीट से सौरभ का गुस्से वाला ऐसा रूप पहली बार देखा था। तभी मयूर वहाँ भागता हुआ आया। मयूर, क्या हुआ सौरभ? सौरभ, साला आज बच गया मेरे हाथों से। तभी मयूर की नज़र मीरा पर पड़ी। उसकी हालत देखकर वो समझ गया था कि यहाँ क्या हुआ था। चलो मीरा, सौरभ ने कहा और वो जाने लगा। पर मीरा अभी भी डरी सी सहमी थी, वहाँ पर खड़ी थी। वो अभी भी सदमे से बाहर नहीं आई थी। सौरभ ने पीछे मुड़कर देखा। वो मीरा की हालत समझ रहा था। उसने मीरा के पास जाकर उसका हाथ पकड़ लिया। मीरा ने एक नज़र सौरभ की ओर देखा और वो सौरभ के साथ चलने लगी। बाहर जीत और मयूर दोनों खड़े थे। मयूर, भाई तू उसे छोड़कर आ, मैं जीत के साथ चला जाता हूँ। सौरभ ने हाँ में अपना सिर हिलाया और मीरा के साथ चला गया। सौरभ, गाड़ी में बैठो मीरा, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। मीरा बिना कुछ बोले सौरभ के साथ गाड़ी में बैठ गई। घर आने तक दोनों में से कोई कुछ बोला नहीं। मीरा की बहती आंखें सौरभ को बहुत दर्द पहुंचा रही थी। मीरा के घर के पास सौरभ की गाड़ी रुकी। मीरा चुपचाप गाड़ी में से उतरी और जाने लगी। सौरभ भी बिना कुछ कहे उसे जाते हुए देख रहा था। तभी मीरा रुक गया और उसने पीछे मुड़कर सौरभ की ओर देखा। वो धीरे धीरे गाड़ी के नज़दीक आई। आई एम सॉरी सौरभ, मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा और तुम्हारे बारे में क्या कुछ नहीं कहा। आई एम रियली सॉरी, तुम बहुत अच्छे हो, तुमने आज मुझे बचा लिया, थैंक यू सो मच। इतना बोलकर मीरा रोते हुए भागकर अंदर चली गई। वो सौरभ से नजरें भी नहीं मिला सकी थी। सौरभ बस उसे जाते हुए देखता रहा। मीरा के मुंह से यह सुनने के बाद अब सौरभ को हल्का सा महसूस हो रहा था। एक छोटी सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आ गई और फिर वो गाड़ी लेकर वहाँ से चला गया। रात को करण और किंजल दोनों होटल के एक कमरे में बैठे थे। बहुत रात हो चुकी थी पर उनकी आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। फाइनली इतनी ज़्यादा दौड़ धाम के बाद हमने कर दिखाया। अब ये ऐप लॉन्च होने के लिए रेडी है। किंजल खुशी के साथ बोली। तो अब क्या तय किया है? सबको इस बारे में बताना है या नहीं? नहीं करण, संजू, अनिरुद्ध और सौरभ को मैं लॉन्चिंग पार्टी के वक्त सरप्राइज़ देना चाहती हूँ। मज़ा आएगा बहुत। किंजल की एक्साइटमेंट का ठिकाना नहीं था। ठीक है, तो कल हमें कब निकलना है? कहाँ? दिल्ली और कहाँ? सीरियसली करण, क्या मैंने ऐसा क्या कहा कि तुम इतनी हैरान हो रही हो? यार, हम बेंगलोर आए हैं और बिना यहाँ घूमे हम दिल्ली चले जाएं। आज पूरा दिन तो हम घूमे हैं, वो तो काम के सिलसिले में, उसमें हमें एंजॉय करने का वक्त ही कहाँ मिला है। तुम जानती हो यहाँ तुम्हारे साथ आने से वहाँ मेरी 2 मीटिंग ऑलरेडी पेंडिंग हो चुकी है। अब कल भी नहीं जाएंगे तो फाइन, तुमसे तो कुछ कहना ही बेकार है। ठीक है, कल सुबह चले जाते हैं हम दिल्ली। खुश किंजल करण की बात काटते हुए चिढ़ती हुई बोली। किंजल खड़ी हुई और अपने बेड पर जाकर कंबल ओढ़ कर सो गई। करण तो किंजल को बस देखते ही रह गया। तुम्हें दिख नहीं रहा? मुझे अब सोना है, तुम अपने कमरे में जाओ। किंजल गुस्से में बोली। हाँ हाँ, मुझे कोई शौक नहीं है यहाँ रुकने का। बोलकर करण बाहर चला गया। अजीब लड़की है, छोटी छोटी बात में मुंह फुलाकर बैठ जाती है बच्चों की तरह। करण बड़बड़ाते हुए अपने कमरे में चला गया। सुबह किंजल उठकर अपने सामान के साथ तैयार हो चुकी थी। वो कब से करण का इंतजार कर रही थी पर करण अभी तक आया नहीं था, तो वो उसे बुलाने उसके कमरे तक चली गई। किंजल ने दरवाज़ा खटखटाया पर करण ने कोई जवाब नहीं दिया। किंजल ने देखा तो दरवाज़ा खुला हुआ था। उसने धीरे से दरवाज़ा खोला। सामने का नज़ारा देखकर किंजल का खून खौल उठा था। करण अभी तक सोया हुआ था। कल जाना है बोलकर मुझे घूमने का पूरा प्लान फ्लॉप कर दिया। अभी ये महाशय घोड़े बेचकर सो रहे हैं। किंजल ने गुस्से से करण का ओढ़ा हुआ कंबल खींच लिया और इस वजह से करण की नींद खुल गई। कंबल खींचने के बाद किंजल का पूरा गुस्सा वहीं गायब हो चुका था और गुस्से की जगह शर्म ने ले ली थी। करण बिना अपनी टी शर्ट के सोया हुआ था। करण की बॉडी किंजल को अट्रैक्ट कर रही थी। वो बस बिना कुछ बोले करण को घूर रही थी।
तभी उसकी नज़र करण पर पड़ी, जो उसे ही गुस्से से देख रहा था। ये क्या हरकत है तुम्हारी? किंजल ने तुरंत अपने आंखों पर हाथ रखते हुए कहा। तभी करण की नज़र अपने पर गई। करण ने तुरंत अपना कंबल ओढ़ लिया। तुम यहाँ कैसे आई? करण ने शर्म के मारे लड़खड़ाते हुए पूछा। मैं तुम्हें बुलाने आई थी ना जाने के लिए, पर तुमने दरवाज़ा नहीं खोला। फिर मैंने देखा कि दरवाज़ा खुला है तो मैं अंदर आ गई। ऐसे किसी भी लड़के के कमरे में बिना पूछे नहीं आते। इतना समझ नहीं आता क्या तुम्हें? मुझे क्या पता था कि तुम बिना कपड़ों के सोते होगे। मेरा कमरा है, मुझे जैसे भी सोना है मैं सोऊंगा, तुमसे मतलब। ठीक है, पर अब तुम्हारी वजह से हमारी फ़्लाइट मिस हो जाएगी, उसका क्या? पर आज तो हम बेंगलोर घूमने जाने वाले थे ना। किंजल यह सुनकर हैरानी से करण को देखने लगी। तुमने तो कहा था कि हम कल दिल्ली वापस चले जाएंगे। हाँ, फिर मैंने सोचा कि तुम्हारा बहुत मन है तो रुक जाते हैं, वरना फिर तुम मुझे उसके लिए भी ताने मारती फिरोगी। करण ने मुंह बिगाड़ते हुए कहा। हाँ तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना। अब मैं कोई देवी तो हूँ नहीं कि मुझे पता चल जाता कि मिस्टर करण ने क्या सोचा है। तुम्हें पता है मैं सुबह 6 बजे से सब सामान के साथ तैयार होकर तुम्हारा वेट कर रही थी, पर मुझे एक बार फ़ोन कर लेती। तुम्हें क्या लगता है मैंने नहीं किया? नहीं तो देखो फिर अपने मोबाइल में कितने मिस कॉल हैं मेरे। करण ने अपने फ़ोन को देखा तो किंजल के 20 मिस कॉल थे। ओ सिट, सॉरी, फ़ोन साइलेंट पर था। तो अब क्या करना है ये आप ज़रा मुझे बताएंगे? तुम जाओ, मैं अभी तैयार होकर आता हूँ। और हाँ प्लीज़, हो सके तो ये गुस्सा कंट्रोल कर लेना तब तक। करण बोलकर बाथरूम में जाने लगा। किंजल उसे गुस्से से घूर रही थी। नक चढ़ी। करण ने ज़ोर से कहा और बाथरूम का दरवाज़ा बंद कर दिया। क्या कहा तुमने? बाहर आओ, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ, बोलकर किंजल अपने रूम में चली आई। करण सावर लेते हुए मुस्कुराने लगा। अपने रूम में आते ही किंजल की भी हंसी निकल गई। उसे बार बार करण का बिना टी शर्ट वाला लुक और करण का शर्म से भरा चेहरा याद आ रहा था। किंजल भी अपनी आंखें बंद कर ली और फिर मुस्कुराने लगी। उसने अपने सिर पर हाथ मारा। पागल लड़की। फिर दोनों बेंगलोर घूमने के लिए निकल गए। शाम तक दोनों ने बेंगलोर के बहुत से सारे प्लेसेस की विजिट ली। दोनों एक दूसरे की कंपनी को बखूबी एंजॉय कर रहे थे। किंजल, अब बस, मैं बहुत थक चुका हूँ और मेरे पैर भी दर्द कर रहे हैं, करण ने एक जगह बैठते हुए कहा। ठीक है, पैर तो मेरे भी दर्द कर रहे हैं। अभी तो 7 ही बजे हैं, तो हम कहाँ जाएंगे? किंजल सोच ही रही थी कि उसने सामने स्पा की शॉप दिखाई दी। आइडिया, हम वहाँ चलते हैं। किंजल ने करण को उस शॉप की और उंगली दिखाते हुए कहा। ये तो स्पा सलून है, हम वहाँ जाकर क्या करेंगे? तुम आओ तो सही, तुम्हारी सारी थकान मैं दूर करती हूँ। किंजल करण को खींचकर वहाँ ले गई और बेचारे करण को ना चाहते हुए भी उसके साथ जाना पड़ा। किंजल ने वहाँ जाकर एक लड़के से कुछ बात की और फिर वो करण के पास आ गई। चलो, पर कहाँ जाना है? चलो मेरे साथ। करण किंजल के साथ सलून के अंदर के कमरे में चला गया। हमें ये करना है। करण ने एक नज़र सामने की ओर की। नहीं नहीं, मैं ये नहीं करने वाला हूँ। अब तो हमें करना ही होगा। करण, मैंने बिल भी पे कर दिया है। वो तुम जानो, मैं ये मछली वाले डिब्बे में पैर नहीं डालने वाला। ये फिश पेडिक्योर है करण, लाखों लोग करवाते हैं। हाँ तो तुम करवाओ, मुझे नहीं करना है। प्लीज़ करण, मेरे पैसे वेस्ट हो जाएंगे प्लीज़। किंजल की बहुत रिक्वेस्ट करने पर करण मान गया। ठीक है चलो। करण और किंजल दोनों पास पास के चेयर में बैठ गए और फिर अपने पैर मछली से भरे एक पानी के टब में डाले। कुछ मिनट तक दोनों तो करण शांत था, पर अचानक वो हंसने लगा। यार, मुझे गुदगुदी हो रही है, आओ, करण बोलते हुए ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। किंजल को भी करण को देखकर हंसी आ गई। करण, इतना हिलो मत, आओ, ये मछली तो काट रही है मुझे, आओ। करण, कुछ नहीं होगा, तुम हिलो मत। ये सब काट क्यों रही है? मुझे अब और नहीं करना। करण, अभी कुछ टाइम बाकी है। सिट ब्लडी फिशेस, अब और नहीं हो रहा मुझसे। करण का यह डर देखकर किंजल को और भी हंसी आ रही थी। करण, तुम हिल रहे हो इसलिए वो काट रही है। किंजल हंसती हुई बोली। विल यू स्टॉप लाफिंग? कहाँ फंसा दिया तुमने मुझे? सर, आप खड़े हो सकते हैं, थेरापी कंप्लीट हो चुकी है, स्टाफ के एक लड़के ने आते हुए कहा। करण और किंजल फिश
फिर पेडिक्योर करवा के बाहर आ गए। किंजल अभी तक हंसी जा रही थी और करण मुंह बिगाड़े किंजल को देख रहा था। इतनी भी हंसने वाली कोई बात नहीं थी किंजल। आई एम सॉरी, पर तुम कैसे बच्चों की तरह नखरे कर रहे थे? किंजल हंसती हुई बोली। वो नखरे नहीं थे, वो मछलियाँ सच में मुझे काट रही थी। हाँ, पर फिर भी ऐसे तो बड़े सख्त बने फिरते और वहाँ इतनी छोटी छोटी मछलियों से डर रहे थे। ठीक है, अब ज़्यादा मजाक उड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब होटल वापस जाना है या फिर तुम्हें और कहीं कॉकरोच पेडिक्योर और छिपकली पेडिक्योर करवाने जाना है? यह सुनकर फिर से किंजल की हंसी छूट गई। क्या तुम भी करण? ऐसा कोई पेडिक्योर आया ही नहीं अभी तक। नहीं आया तो मैं शुरू करवाऊंगा और ख़ास तुम्हें फोर्स करके वो पेडिक्योर करवाऊंगा। नहीं, तुमने जैसे ज़बरदस्ती मुझे ये करवाया ना, वैसे मैं ही करूँगा। तब मैं देखता हूँ कि कैसे तुम्हारी चीखें वहाँ निकलती है और तब मैं ऐसे ही तुम्हारे मज़े लूँगा। दोनों अपने खट्टे मीठे झगड़े के साथ होटल चले गए। तभी करण के मोबाइल में किसी का फ़ोन आया। करण उसके साथ बात करने के बाद कुछ सोचने लगा। क्या हुआ करण? किंजल, मुझे कल सुबह तक दिल्ली पहुंचना बहुत ज़रूरी है। तो फिर अब हम क्या करें? हमें अभी निकलना होगा, पर इस वक्त कोई फ़्लाइट नहीं है। मैं चेक करता हूँ। करण ने फ़ोन में फ़्लाइट चेक की। अभी 2 घंटे बाद आगरा तक की फ़्लाइट है। हम उसमें चले जाते हैं, वहाँ से कोई कैब कर लेंगे। पर करण, हम इस वक्त जाएंगे तो आधी रात को आगरा पहुँचेंगे। किंजल, हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। कल उस मीटिंग का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मैं पैकिंग कर लेती हूँ। बोलकर किंजल और करण दोनों अपनी पैकिंग करने लगे। करीब आधे घंटे में दोनों एयरपोर्ट पर जा पहुँचे। आधी रात के करीब 2 बजे उनका प्लेन आगरा लैंड हो गया। उनकी कैब पहले ही एयरपोर्ट पहुंच चुकी थी। किंजल और करण दोनों कैब से दिल्ली जाने के लिए निकल चुके। दोनों की आंख लग चुकी थी और करीब 1 घंटे बाद कुछ आवाज़ से करण की आंख खुली। देखा तो ड्राइवर गाड़ी में नहीं था और गाड़ी जंगल जैसे एरिया के बीचों बीच खड़ी हुई थी। करण तुरंत गाड़ी में से बाहर आया। उसने देखा कि ड्राइवर गाड़ी में कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहा था। अरे भैया, क्या हुआ गाड़ी को? सॉरी सर, वो गाड़ी ख़राब हो गई है। कुछ पता नहीं चल रहा है कि क्या प्रॉब्लम है। लाओ मुझे देखने दो। करण ने अपने हिसाब से भी गाड़ी चेक की, पर उसमें भी कुछ पता नहीं चला। उतनी देर में किंजल भी जाग कर बाहर आ चुकी थी। तुम गाड़ी ठीक करने की कोशिश करो, मैं आगे तक देख कर आता हूँ, शायद कोई मदद मिल जाए। पर सर, इस अंधेरे में अकेले जाना ठीक नहीं होगा। कुछ नहीं होगा, मैं अभी आता हूँ। रुको करण, मैं भी आती हूँ, किंजल ने करण के पास आते हुए कहा। करण को इस वक्त किंजल को ड्राइवर के साथ अकेले छोड़ना ठीक नहीं लगा, तो उसने किंजल को अपने साथ आने के लिए हाँ कर दिया। किंजल और करण दोनों हाथ में मोबाइल की फ्लैश लाइट लेकर आगे रास्ते पर चले जा रहे थे, पर दूर दूर तक उनको कोई आता जाता या गैरेज जैसा कुछ नहीं दिख रहा था। तभी करण के फ़ोन की फ्लैश लाइट बंद हो गई। ओ शिट, फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। कोई बात नहीं, मेरा फ़ोन है, तुम मेरे साथ ही चलो। करण ने अपना सिर हिलाया और आगे जाने लगा। आगे कुछ ना देखकर दोनों वहीं खड़े रह गए। चारों तरफ अंधेरा होने की वजह से दोनों को नहीं पता था कि वो रास्ते के बाहर साइड पर आ गए थे। रास्ते की उस साइड खुदाई की वजह से गहरा गड्ढा सा बन गया था। करण उसके बहुत करीब खड़ा था। करण ने जैसे ही अपना पैर कुछ पीछे किया, उसका पैर फिसल गया और करण गड्ढे में जा गिरा। करण की आवाज़ से जैसे ही किंजल ने लाइट उस तरफ की तो उसने देखा कि करण उसके सामने नहीं था, बल्कि आगे गड्ढे में जा गिरा था। करण, तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ, करण ने खड़े होते हुए कहा। एक काम करो किंजल, ड्राइवर को बुला कर लाओ हमारी मदद के लिए। नहीं करण, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली हूँ। किंजल, तुम समझने की कोशिश करो, मैं यहाँ से अकेले बाहर नहीं निकल पाऊँगा। तुम रुको, मैं कुछ करती हूँ। किंजल ने अपना दुपट्टा निकाला और गड्ढे में फेंका। करण ने दुपट्टा पकड़ लिया। किंजल ने दुपट्टा पकड़ने की वजह से फ़ोन साइड में रख दिया था, जिस वजह से करण और किंजल को अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। हाँ, पकड़ लिया मैंने, करण नीचे से चिल्लाया। करण, ऊपर आने की कोशिश करो। हाँ, करण ऊपर आने के लिए कुछ बहुत जोर लगा रहा था, पर किंजल को खींचने में बहुत दिक्कत हो रही थी। करण थोड़ा ऊपर आया ही था, उन दोनों को कुत्ते के भौंकने की आवाज़ सुनाई दी। तभी एक कुत्ता भागता हुआ किंजल की ओर आ रहा था। किंजल की नज़र उस
दो चमकती आंखों पर गई उसकी ही तरफ आ रही थी। कुत्ते के डर से किंजल के हाथ से दुपट्टा छूट गया और करण जमीन पर जा गिरा। उस कुत्ते ने किंजल के ऊपर छलांग लगाई। आ किंजल जोर से चिल्लाई। किंजल की आवाज़ सुनकर करण घबरा गया। किंजल क्या हुआ? प्लीज़ तुम बोलो, करण ने चिल्लाते हुए कहा। तब किंजल ने अपने चेहरे पर से हाथ हटाया। वो एकदम ठीक थी। उसने दूसरी तरफ नज़र की जहाँ वो कुत्ता किसी और कुत्ते पर हमला कर रहा था। किंजल की जान में जान आई। प्लीज़ किंजल, कुछ तो बोलो। करण की चीख में दर्द था जो किंजल ने भी महसूस किया था। मैं ठीक हूँ, किंजल ने ज़ोर से कहा। ओह थैंक गॉड। करण की जान में जान आई थी। उसने अपनी आंखों में आए आंसुओं को पोंछ लिया। किंजल मेरी बात सुनो, तुम जाकर किसी को हेल्प लेकर आओ। तुम्हारा अकेले रुकना सेफ नहीं है। मैंने कहा ना करण, मैं तुम्हें छोड़ कर नहीं जाऊँगी। यार तुम बचपना मत करो, इस वक्त की हालात को समझो। मैंने कहा ना नहीं जाऊँगी। तुम्हें समझ नहीं आता। अब किंजल भी गुस्सा हो गई थी। डेम, ये लड़की किसकी सुनती क्यों नहीं? करण गुस्से में चिल्लाया। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। किंजल ने फिर से अपना दुपट्टा फेंका। करण पकड़ो इसे। करण ने गुस्से में ही सही पर दुपट्टा पकड़ा और ऊपर आने की कोशिश करने लगा। किंजल बहुत जोर करके करण को ऊपर खींच रही थी पर बहुत कोशिश के बाद फाइनली करण ऊपर आ गया। किंजल ने अपना हाथ दिया और करण उसका हाथ पकड़कर ऊपर आ गया। करण को बहुत सारी चोटें आई थी और साथ में ऊपर से गिरने की वजह से पैर में मोच भी आ गई थी। आर यू लॉस्ट योर ब्लडी माइंड? किसी की सुनती क्यों नहीं हो? करण ने किंजल की बाँह पकड़कर गुस्से में कहा। किंजल ने करण की बात का कोई जवाब नहीं दिया। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ किंजल, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो वो जंगली कुत्ते तुम्हारे पाले हुए नहीं हैं कि वो तुम पर हमला नहीं करते? हाँ, पर कुछ हुआ तो नहीं ना? किंजल ने नज़रों को झुकाते हुए कहा। चलो फिर चलते हैं, करण ने नाराज़गी के साथ कहा और चलने की कोशिश करने लगा। पर तभी पैर की मोच की वजह से वो लड़खड़ाए पर किंजल ने उसे पकड़ लिया। किंजल ने करण को आधे कंधे का सहारा दिया। दोनों धीरे धीरे आगे जाने लगे। तभी दोनों को फिर से वही कुत्तों की आवाज़ सुनाई दी। दोनों ने पीछे देखा तो वो दोनों कुत्ते उनसे कुछ ही दूर खड़े उन पर भौंक रहे थे। किंजल और करण ने एक डर भरी नज़रों से एक दूसरे की ओर देखा। भागो किंजल, करण बोला। दोनों एक दूसरे को पकड़कर वहाँ से भागने लगे पर करण पैर में मोच की वजह से ज़्यादा भाग नहीं पा रहा था। मुझसे नहीं भागा जाएगा किंजल, तुम जाओ। नहीं करण, प्लीज़ कोशिश करो, चलो। नहीं हो रहा है, तुम जाओ। वो कुत्ते दोनों के बहुत करीब आ गए थे। किंजल और करण के आंखों के सामने मौत आ गई थी। किंजल जाओ प्लीज़, भगवान के लिए, करण दर्द भरी आवाज़ के साथ चिल्लाए पर किंजल अपनी जगह से हिली भी नहीं। किंजल करण के आगे जाकर खड़ी हो गई। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी करण। तभी एक कुत्ते ने किंजल पर छलांग लगाई। किंजल ज़मीन पर गिर गई। किंजल, करण जोर से चिल्लाए। कुत्ते के नाखून से किंजल का चेहरा और पूरा हाथ छिल गए। तभी एक जोर का पत्थर कुत्ते के ऊपर आया और वहाँ से भाग गया। किंजल दर्द से करा रही थी। करण ने उस तरफ देखा तो वो ड्राइवर था। उस ड्राइवर ने पत्थर मारकर दोनों कुत्तों को भगा दिया। उस ड्राइवर की वजह से आज किंजल की जान बच गई थी। कुत्ते ने सिर्फ अपने नाखून मारे थे, अभी तक काटा नहीं था। सर आप ठीक हो? ड्राइवर ने करण के पास आते हुए कहा। हाँ मैं ठीक हूँ किंजल। करण उठकर किंजल के पास जाने लगा। ड्राइवर ने करण को सहारा दिया। किंजल के हाथ और चेहरे पर लगी चोट से खून निकल रहा था। करण ने आकर किंजल को गले लगा लिया। आई एम फाइन, किंजल ने धीरे से कहा। नहीं, तुम ठीक नहीं हो। कुछ देर तक करण किंजल को ऐसे ही गले से लगाए बैठा रहा। फिर किंजल खड़ी होने की कोशिश करने लगी। चलो घर चलते हैं। किंजल गाड़ी की ओर जाने लगी। करण ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपने पास खींच लिया। क्यों किया तुमने ऐसा? हाँ, करण से गुस्से भरी आवाज़ में बोला किंजल। करण का यह गुस्सा से भरा चेहरा देखकर डर गई थी। करण ने बहुत जोर से किंजल का हाथ पकड़ा हुआ था। जवाब दो किंजल। करण की भारी आवाज़ से किंजल ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर दी थी। करण, मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज़ मुझे सिर्फ जवाब चाहिए। तुमने मेरे लिए अपनी जान जोखम में क्यों डाली? करण फिर से गुस्से में चिल्ला। क्योंकि प्यार करती हूँ मैं तुमसे, इडियट, किंजल ने आंसुओं से भरी आंखों से चिल्लाते हुए कहा। करण के हाथ से किंजल की पकड़ी हुई कलाई छूट गई। सुना नहीं तुमने? प्यार करती हूँ मैं तुमसे।
आज या कल से नहीं, कई सालों से करती हूँ। इतना भी नहीं समझ आता तुम्हें? अब तो मिल गया ना जवाब, अब खुश तो फिर मुझे जाने दो, गुस्से से बोलकर किंजल जाने लगी। करण ने किंजल को रोकते हुए शांत स्वर में कहा, जानती हूँ मैं कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तुम्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं कभी अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करूँगी। किंजल ने बिना करण की ओर मुड़े कहा और फिर जाकर गाड़ी में बैठ गई। करण आगे कुछ नहीं बोल पाया, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अभी अभी क्या हुआ था। वो बस बिना कुछ बोले गाड़ी में आकर बैठ गया। कुछ ही घंटे में उनकी गाड़ी दिल्ली एंटर हो गई। सर, यहाँ कहाँ जाना है? पास की कोई हॉस्पिटल में। ठीक है कहते हुए ड्राइवर ने गाड़ी हॉस्पिटल की ओर मोड़ दी। हॉस्पिटल के आगे किंजल और करण उतर गए। चलो, करण ने कहा और दोनों बिना कुछ बोले एक दूसरे को सहारा देते हुए हॉस्पिटल के अंदर चले गए। किंजल और करण पास के ही बेड में ड्रेसिंग हो जाने के बाद लेटे हुए थे। दोनों कुछ सोच में खोए हुए थे। तभी करण का ध्यान किंजल की कलाई पर गया। किंजल की कलाई पूरी रेड हो चुकी थी, उस पर करण के हाथों के निशान पड़ चुके थे। करण को यह देखकर बहुत दुख हुआ। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? क्यों मुझसे अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं होता? करण मन में ही खुद को कोस रहा था। उसी वक्त संजना अपने चेकअप के लिए अनिरुद्ध के साथ उसी हॉस्पिटल में आई हुई थी। दोनों जनरल वार्ड के पास से गुजर ही रहे थे कि अनिरुद्ध का ध्यान खिड़की से किंजल और करण पर गया। 1 मिनट रुको संजू। क्या हुआ अनिरुद्ध? ये तो करण और किंजल है। कहाँ? संजू ने वहाँ आते हुए कहा। हाँ वही है, पर उन दोनों को ये चोटें आई कैसे? चलो अंदर जाकर उनसे ही पूछते हैं। संजना और अनिरुद्ध जनरल वार्ड के अंदर गए और किंजल और करण के सामने खड़े होकर उनको गुस्से से घूरने लगे, पर वो दोनों अब भी नजरें झुकाए अपने ही ख्यालों में मशगूल थे। तभी किंजल ने धीरे से अपना सिर ऊपर किया तो सामने अनिरुद्ध और संजना को देखकर चौंक गई। तुम दोनों यहाँ? किंजल के बोलने पर करण ने भी उस तरफ देखा। वो भी उन दोनों को वहाँ देखकर हैरान रह गया। ये क्या हालत बनाई है तुम दोनों ने? अनिरुद्ध थोड़ा भरी आवाज़ में बोला। वो किंजल कुछ नहीं बोल पाई। क्या किंजल, तुम ऐसे ही मुझे अपनी बहन बोलती हो? हाँ, तुम यहाँ हॉस्पिटल में हो और तुम्हें हमें बताना भी ज़रूरी नहीं लगा। सॉरी संजू, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी इसलिए। हाँ तो किंजल, मुझे बता देती तो आ सकता था ना। और तुझे क्या अलग से मुझे कुछ कहना पड़ेगा? सॉरी यार भाई, करण ने सिर झुकाए कहा। आप लोग पहले ये बताओ कि ये सब कैसे हुआ? संजना की बात सुनकर दोनों एक दूसरे की ओर देखने लगे। ये सब किंजल की वजह से हुआ है, करण ने नाटक करते हुए कहा। मेरी वजह से? किंजल आंखें फाड़े हैरानी से करण की ओर देखने लगी। और नहीं तो क्या। तुम्हें पता है अनिरुद्ध, ये हमारी सोसाइटी में जो कुत्ते हैं उसे परेशान कर रही थी और इसी वजह से कुत्ता उसके पीछे भागा और ये यहाँ है। किंजल सिर्फ मुंह फाड़े ही देखती रह गई। क्या किंजल, तुम्हें कुत्ते ने काट लिया? नहीं संजू, काटा नहीं है, थैंक गॉड। पर करण, कुत्ता तो किंजल के पीछे भागा था, तो फिर तुम्हें चोट कैसे आई? अनिरुद्ध ने सवालात भरी नज़रों से करण की ओर देखते हुए कहा। हाँ बताओ, किंजल तुरंत बोली। वो क्या हुआ था कि मैंने जब देखा कि कुंजल के पीछे भाग रहा था तो मैं उसे बचाने जा रहा था, पर तभी मेरा पैर फिसला और गिरने की वजह से मुझे ये चोट आ गई। वाह, यह मुझे बचाने आ रहा था। वहाँ जंगल में तुम ही तो मेरे सामने खड़े हो गए थे मुझे बचाने के लिए, हाँ ना? किंजल करण की ओर देखते हुए मन में बोली। करण ने किंजल का चेहरा देखकर अपनी नज़रें ही फेर ली। यार किंजल, ये क्या बचपना है? तू कुत्ते को परेशान क्यों कर रही थी? संजू, वो कुत्ता हर रोज़ लोगों के पीछे दौड़कर उनको परेशान करता रहता है, इसलिए मैंने सोचा आज उसको परेशान करती हूँ। और हाँ, इसी वजह से तू यहाँ हॉस्पिटल में लेटी हुई है। संजना ने गुस्से से देखते हुए कहा। यार सॉरी ना, अब हो गई गलती तो क्यों करण? हाँ संजू, अब माफ़ भी कर दो उसे। ठीक है, करण कह रहा है इसलिए तुम्हें माफ़ कर रही हूँ। हाँ, बड़ी मेहरबानी करण की। किंजल ने मुँह बिगाड़ते हुए कहा। ठीक है, हम दोनों अभी आते हैं, तुम दोनों यहीं से हिलना मत। अनिरुद्ध ने कहा। वो दोनों चले गए। उनके जाते किंजल करण को गुस्से से घूर रही थी। करण समझ चुका था कि अब उसकी खैर नहीं। हाँ तो क्या कह रहे थे तुम? मैं कुत्ते को परेशान कर रही थी, मुझे बचाने के लिए तुम्हें चोट लग गई। और क्या कहा था? हाँ, सब मेरी ही गलती की वजह से हुआ है। सॉरी किंजल, मुझे कुछ और सोचा ही नहीं। तो फिर मेरे नाम का बिल क्यों फाड़ रहे थे? खुद का नाम नहीं ले सकते थे क्या?
मैं खुद का नाम लेता तो उनको सच नहीं लगता, पर क्यों मेरा नाम लेने पर वो मान गए सच। यही तो अब सब जानते हैं कि करण शर्मा ऐसी हरकत कर ही नहीं सकता। तो तुम ये कहना चाहते हो कि मैं ऐसी हरकत कर सकती हूँ। शायद अब तुम्हारी बहन मान गई, मतलब वो तुम्हें अच्छी तरह से जानती है कि तुम क्या कर सकती हो क्या नहीं। किंजल गुस्से से कुछ बोलने ही वाली थी कि संजना और अनिरुद्ध आ गए। क्या हुआ, फिर से झगड़ने लगी क्या? अनिरुद्ध ने हंसते हुए कहा, नहीं नहीं। तो दोनों एक साथ बोले, अब सुनो, हम दोनों को तुमसे एक सीरियस बात कहनी है। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? करण ने गंभीर होते हुए कहा। हाँ संजू, एनीथिंग सीरियस? हाँ किंजल, संजू ने उदास होकर कहा। संजू, अब मुझे डरा रही हो, मैं बताता हूँ। कहते हुए अनिरुद्ध ने किंजल और करण को अंजलि के बारे में सब बताया। वाट, अंजलि की सगाई है? तो अब भाई का क्या होगा संजू? किंजल, हमने कुछ सोचा है। संजना ने पूरा प्लान दोनों को समझाया। पर मोहित मानेंगे इसके लिए? करण ने उलझन के साथ कहा। मानेंगे क्यों नहीं, तुम दोनों हो ना। अनिरुद्ध ने शरारती मुस्कुराहट के साथ कहा। क्या मतलब? किंजल और करण हैरानी से देख रहे थे। तुम दोनों को क्या लगा कि अभी अभी तुम दोनों ने जो ओवर एक्टिंग की थी उसे हम सच मान लेंगे? संजना ने अपने कमर पर हाथ रखते हुए कहा। किंजल ने तुरंत करण की ओर गुस्से से देखा। अब इससे तो यह साबित हो गया कि करण भाई तो ओवर एक्टिंग करने में बिल्कुल नहीं चल सकता। तो किंजल, अब जो करना है वो तुझे ही करना है। अनिरुद्ध ने हंसते हुए कहा। देखा, मैंने कहा था ना। करण ने भी हंसते हुए किंजल की ओर देख कर कहा। ठीक है, बोलो अब मुझे क्या करना है? संजना ने किंजल को आगे क्या करना है वो बताया। अब वो लोग तैयार थे मिशन अंजलि को अंजाम देने के लिए। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कहानी का अगला भाग देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तब तक के लिए नमस्कार।